प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आज लेक्चर शूट होगा बायोलॉजी का। और जो सेल चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको आज करेंगे हम लोग फिनिश। वैसे चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, लेकिन उसमें एनसीईआरटी में कुछ छोटी छोटी बातें लिख के छोड़ दी गई हैं ताकि आपको अगले क्लास के लिए जान के रखना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि हम लोग फिजिक्स वाला के कंटेंट पढ़ते हैं, तो फिर अपने पास वो टाइम चाहिए कि हम लोग जितना उसमें कंटेंट पढ़ाएंगे उसको हम पढ़ के जाएँ, ताकि अपने कभी आपके सपने जो भी हैं पूरे हो जाएं। कभी आप तुम अच्छे एग्जाम के लिए देख रहे हो कि NTSC, नीट, जेई, हर चीज़ का को भी आप बेस यहाँ पर कंप्लीट करोगे। 9th क्लास वही बेस होता है जहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट कर देने चाहिए, ताकि क्लास 10th में जाओ, इसके बाद 11th 12th करो, कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में तकलीफ ना हो। तो बच्चा जी, हम लोग आज बायोलॉजी का जो बचे हुए पार्ट है उसको आज हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार अपने बिहार बोर्ड के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए मैं हो सकता है एक लेक्चर और ला दूँ। छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि 90% आज के लेक्चर में बायोलॉजी के पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो 10% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन होंगे, शायद मुझे देख लेने चाहिए एक बार पेपर से कि क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड ने पूछा है और मेरे अपने आपके नोट्स में ना हो, क्योंकि हम लोग पूरा कंटेंट पढ़ने वाले हैं बच्चा जी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि अपने पिछले कक्षा में तक क्या पढ़ लिया था। मैं आपके नोट्स दिखाता हूँ, आपके पास भी नोट्स होगा और आपने जरूर, उम्मीद करता हूँ जरूर बनाए होंगे। आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पर थैंक यू लिखा था आपको और बताया था कि लेक्चर नंबर 7 आएगा इसके आगे। तो आज लेक्चर नंबर 7 हो रहा है आपका। चलिए, बातें समझ, लिखने से पहले हम लोग बातें समझेंगे। ये ऐसा नहीं कि आप लिखने के चक्कर में आप बातें ना समझो, कुछ मिस्टेक आपसे हो जाए, वो ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ। और मेरे प्यारे बालक हो, तो आप लोग ऐसा मिस्टेक करोगे भी नहीं, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बनाएगा तो आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा कि आप उसको अपने नोट्स में कवर कर लो, ठीक है बालक जी। चलो ठीक है बच्चे जी, आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया था, यूकैरियोटिक, और जिसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल में पढ़े थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन आज हम लोग बच्चा जी पढ़ने लेंगे थोड़े से प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चे जी, डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले आप रुकिए, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो ओरिजिनल डायग्राम है इसमें का, उसके बाद आपको चलने हैं। तो ये रहा डायग्राम्स, आप यहाँ से पहले देख लेना। आपको कुछ बच्चे को डायग्राम यहाँ से समझ में आते हैं, यहीं से नोट कीजिएगा। वैसे इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम के बारे में। ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है सर। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है सर? उसका जो DNA होता है, आपने पढ़ा था ना, उसका DNA जो होता है कोई सेप किसी आकार में नहीं होता। देखो इसमें यहाँ पर जो है, इसमें कभी इसके जो DNA है ऐसे ही बिखरे हैं, ये किसी चीज़ के अंदर नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब हो गया बालक जी, मैं थोड़ा आपको एक पेज लेके चलता हूँ, साथ में एक पेज ले लेता हूँ जो आपको कुछ समझाने में मुझे राहत मिलेगी, एक्सप्लेन कर देगी। मैं एक छोटा सा कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको पेज पे समझाते चलूँगा, साथ में अच्छी बातें हो जाएंगी। देखो, जैसे मान लो कि ये DNA है, ये DNA क्या है? धागे जैसी संरचना को बोले थे ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर DNA बोले थे आप। अगर ऐसे पड़ा है और एक DNA मान लो ऐसा है, ये मान लो किसी न्यूक्लियस के अंदर में है, तो ये न्यूक्लियस की कवरिंग में, ये विदाउट न्यूक्लियस में है, तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और ये हो जाएगा यूकैरियोटिक। वाह सर, कितने अच्छे आप, बिल्कुल साइंस को बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ते हो। तो ये डायग्राम आपका। अब थोड़ा देखो, ये मान लो आपने कहा कि ये इसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल है, एक जो वाइट कलर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और लाल वाला जो है उसको क्या बोलते हैं आप? सेल वाल बोलते हो। क्या बोलते हो उसको बच्चा जी आप? सेल वाल बोलते हो। चलो ठीक है, हो गया, सेल वाल कहते हो आप। तो सेल वाल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर लेगा अपना, कहीं पर कुछ इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, एक उभार आ गया, एक स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट संरचना तैयार कर लिया, रूपांतरण कर लिया अपना, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको बोला जाता है बच्चों मिसोसोम। क्या बोलते हैं आप? मिसोसोम बोलो या मिसोसोम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मिसोसोम लिखाता है, हिंदी में इसको मिजोजोम पर आता है। और मिजोजोम क्या होता है सर? मिजोजोम में क्या होता है बच्चे जी? ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन अंग है। क्या है ये? श्वसन अंग है, जिसमें क्या होता है? श्वसन, जिसमें होता है रेस्पिरेशन, और उसमें क्या बनती है? सिर्फ आपको डायग्राम बना लेना है, बाकी आपको सारी बातें आपको वहाँ लिख दिया गया है नोट्स में। टेंशन मतलब हो सकता है कि सर मैम का कुछ लिखा हुआ आपको न दिखता हो, इससे मैं पढ़ रहा हूँ। ये एनर्जी बनता है, रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एनर्जी। किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। चलो, और ये जिन कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जिससे ये स्पर्शक होता है, चलने में फिरने में ये हेल्प करता है इस सेल को। और ये जो DNA है, पता है आपको, अगर ये ऐसे ही बिखरा पड़ा है बिना न्यूक्लियस के, तो इसको बोला जाएगा, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड, केंद्रिकाएँ, इसको केंद्रिका बोलते हैं, इसको केंद्रिका, ठीक है। न्यूक्लियस में होता तो इसको केंद्रिका बोलते, न्यूक्लियस बोलते, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं, विदाउट न्यूक्लियस है। और ये तो
सेल वाल है, जो बाहरी लाल जो है सेल वाल है, और ये वही वाइट वाला PM अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वही स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। अब देख लेना बच्चा जी आपको कहाँ तकलीफ हो रहा है। मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल दिखा दिया हूँ। आपको वहाँ से अच्छा लगा तो वहाँ से डायग्राम बना लें। यहाँ देखिए इसका जो विशिष्ट मॉडिफिकेशन है, इसको हम क्या बोला, मेसोसोम बोला। इसको मध्य क्या बोलते हैं, जो क्या है भाई, जो है श्वसन तंत्र है, जिसमें क्या होता है, श्वसन होता है और उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सारी बात हिंदी में यहाँ लिख दिए गए। ये फ्लैजिला है, जिसे हम लोग कसाभिका बोलते हैं, कसाभिका, ठीक है। और चलो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। वो बच्चे को याद है सर, याद है, सब बातें याद है। ये DNA पड़ा हुआ है, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस में तो इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, केंद्रकाभ बोलेंगे। और ये सेल वाल है, जानते हो। और जो अंदर वाला कवरिंग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई तकलीफ बच्चा जी को नहीं सर। चलो आगे बढ़ें। हाँ सर बढ़िए। चलो अब देखिए बच्चा जी, यहाँ पर अपने पर हम मेसोसोम के बारे में, तो मेसोसोम के बारे में और जान लीजिए बातें। ये प्लाज्मा झिल्ली का क्या है, संशोधन है। संशोधन मतलब मॉडिफिकेशन है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जिसको आप रूपांतरण कर सकते हो। क्या यहाँ मैं लिख दिया हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रूपांतरण ही क्या है, मेसोसोम है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। संशोधन मत बोलो, चाहिए वही बात है। संशोधन इसे करेक्शन बोलते हैं। इसका सबसे शुद्ध यहाँ इसका हिंदी हो जाएगा रूपांतरण। क्या हो जाएगा, रूपांतरण। मॉडिफिकेशन क्या होता है बच्चा जी, मॉडिफिकेशन। चलो और दूसरा पॉइंट, मेसोसोम क्या होता है बच्चा जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम उसमें होते हैं। उसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। थोड़े बालक जी इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर एंजाइम था ना, तो इसको श्वसन हम क्या बोलेंगे, इसको श्वसन तंत्र नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ श्वसन के संबंधी मतलब इसमें होते हैं, एंजाइम होते हैं। श्वसनीय एंजाइम कह दो सर। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं बच्चे जी कोई रिएक्शन को करने में उसकी अभिक्रिया के दर या घटाते बढ़ाते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये समझाया जाएगा। अभी आप इतना करो कि मेसोसोम में क्या होता है, कुछ उसमें एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसनीय श्वसन कराने वाले एंजाइम होते हैं, जिससे क्या होता है, श्वसन होता है, इससे एनर्जी मिलती है। वाह सर मज़ा आ गया। चलो ठीक है सर, चलो ठीक है अच्छे बालक। हाँ, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया न होने, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, फिर भी इसमें एनर्जी बन जाता है। क्यों सर, क्योंकि इसमें मेसोसोम होता है। और मेसोसोम में क्या होता है बच्चा जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जो क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन कराते हैं। वाह सर बहुत समझ में आ गया, अच्छे से, बहुत क्लियर है बालक जी। चलो ये रहा बच्चे जी आपका रिवीजन बैच आने वाला है। देखिए आपके लिए रिवीजन बैच के लिए नोट्स तैयार कराए जा रहे हैं। देखिए ये सारे नोट्स तैयार होना है, आपके रिवीजन बैच आएंगे तो आपको डोंट वरी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, कैसे जाएगा। बिल्कुल आपका सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म होगा, आपको चिंता नहीं करना है। चलो इतना इस सब पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ उसमें आपने देखा फ्लैजिला, जिसे आप कसाभिका बोलते हो। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बालों जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये इसे जो बैक्टीरियल सेल्स, जो भी जीवाणु कोशिकाएं हैं, उनको मूवमेंट करने में, उनको चलने फिरने में ये सहायता करता है। ओके बच्चा जी। हाँ सर। चलो अब आपसे एक बात कहेंगे, हम आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, और डायग्राम देखकर बताइएगा कि वो क्या है। आपको डायग्राम देखकर बताना है कि मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। चलो ये डायग्राम देखो, और बच्चा ये पकड़ना ये क्या है, सिक्का देख रहे, सिक्का पर सिक्का चढ़ा हुआ है। ये तो पता है कि सेल है, सेल को यहाँ काटा गया है, न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस वाला पार्ट है, उसके अंदर में क्या है ये जो ये खड़े खड़े हैं, क्या है ये। आपने डायग्राम देख लिया, वही क्वेश्चन यहाँ लिखा गया कि आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ कोशिकांग उसमें पड़े हैं, उसके नाम बताना है आपको। ये चित्र आपको मैं दिखा दिया PDF से, और ये चित्र यहाँ भी बनाया गया है, आपकी दीदी ने बनाया है। तो चलो मैंने नोट्स नहीं बनाया, आपकी दीदी ने बनाया, अच्छा काम किया है, दीदी ने आपके लिए अच्छा काम किया, सिर्फ मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ। चलो ऐसे तो समृद्धि मैम का नोट्स है, उसके बाद दीदी ने इसको मेहनत किया, उन्होंने अच्छा परिश्रम करके आपके लिए हिंदी में इसको रूपांतरण किया है, और आपको पेश कर रहा हूँ। मैं भी लेक्चर्स देखा हूँ, उसको समझ के मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मस्त मज़ा आएगा, टेंशन की जाती है। ये प्लांट सेल है, बताओ क्या ये। तो आपको यहाँ पर टिक कर दिया गया था, ये क्लोरोप्लास्ट।
अगर देख के भी आप जिस बच्चे ने नहीं पकड़ पाए थे तो कहने कहते आप लोग थोड़ा डायग्राम की स्टडी नहीं करते हो, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जितना बायोलॉजी में आप डायग्राम समझ पाते हो समझो उतनी अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। ऐसे करा दिया गया था, आपको याद होगा बच्चा जी, तो मैं ये करा चुका हूँ, यहाँ देख लो आप। आपको प्लांट सेल में और ये सेल में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको चित्र 5.5 और 5.6 बनाना था, जिस पर एक एनिमल सेल्स था और एक प्लांट सेल था। आप उम्मीद करता हूँ ज़रूर बनाए होंगे अपने नोट्स में, और ये मैं करा चुका था। फिर भी यहाँ थोड़ा डिस्कस हो रहा है, देख लो। अगर आपके नोट्स में हूबहू जैसा होगा तो बिल्कुल छोड़ देना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही पॉइंट्स हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, इसके आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका घिरी होती है, हम कोशिका भित्ति कहते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये कुछ अंतर से जो पढ़ा दिया गया था पिछले लेक्चर्स में, देख लीजिएगा। चलिए वाले, और ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। चलो हम अच्छे एक बात करते हैं, एक नए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग कहते हैं भाई कि सभी कोशिकाएँ, सभी जितना नया कोशिका बनता है वो कहाँ से आता है। तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए। एक सेल है, टूट के 2 सेल बन गया है। तो एक सेल से 2 सेल बना है, तो इससे लाए कैसे। तो देखो आप, ये आए हैं अपने पीछे वाली सेल्स से, अपने पुराने कोशिकाओं से आते हैं। कोई भी सेल्स जो भी बनता है अपनी पिछली कोशिकाओं से बनता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये सेल एक से इतने कैसे हो जाते हैं, इसको मैं आपको वीडियोस अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक डिवीज़न कि सेल कैसे इतने हो जाते हैं। मैं आपको बच्चे एक चीज़ मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि एक सेल कैसे बहुत सारे सेल बट देखिएगा। देखिए सेल है, न्यूक्लियस बटा, पहले डीएनए कॉपी होता है, फिर उसके सारे पार्ट देखिए। एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं। इसीलिए हमारा बच्चे जो हम लोग सिर्फ गैमेट्स थे, गैमेट्स में डिवीज़न हुआ होते तो हमारा बहुत सारे सेल बने, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम, हमारा शरीर तैयार हो गया बच्चा जी। देखिए सेल कैसे, एक सेल है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें कॉपी हो रहा है। मैं आपको थोड़ा इसको रोकना चाहूँ अगर, तो ये तो नहीं रुक पा रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक न्यूक्लियस है, देखिए अभी एक है, 2 हुआ, 4 5 6 कितने हो गए, 2 4 8 16 32, डबल होते रहते हैं। ये इतने डबल से बढ़ते हैं, देखिए कितने अचानक हो जा रहे हैं। तो ये ऐसा ही आपको मैं यहाँ समझाया हूँ उसी चीज़ को, देखिए ध्यान से। एक सेल है, 2 हो गया, फिर इनसे 2, फिर इनसे 2, अब इनसे 2, फिर उनसे 2, ऐसे कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न हो जाता है बच्चे जी। और इसको किसने कहा था कि सभी नई कोशिकाएं जो हैं, पहले की कोशिकाएं, जो पहले मौजूद कोशिका है उसी से उत्पन्न होती हैं। देखो ये कोशिका कहाँ से, इससे ही आया है, ये दोनों इससे आए हैं, ये दोनों इससे आए हैं। और इसका मतलब कोई नया सेल नहीं बनता, अपने पहले वाली कोशिका। इसको पता था रूडोल्फ विर्चो ने ऐसा कहा था, आपको पढ़ा भी गया था, जिसको सेलुलर ओमनी से कहा था कि मतलब जितनी कोशिकाएं बनी अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी। हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चे सेल डिवीज़न कैसे, आपको मैं दिखाया सेल डिवीज़न कैसे हो रहा था, ये कैसे हो जाता है, ये कैसे सेल डिवीज़न हो रहा है। ये 2 टाइप से होते हैं बच्चे जी, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए, वो प्रक्रिया जिसमें नई कोशिकाएँ सेल बनाती हैं और कोशिका विभाजन कहती है, वो प्रक्रिया जिससे वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाएँ बनती हैं, कोशिका विभाजन कहती है। वो इसका मतलब सेल डिवीज़न में नए न्यू सेल बनते हैं। हाँ सर, किससे बनते हैं, अपनी पहली कोशिकाओं से। और वो कैसे, देखो ये क्यों, क्योंकि जीवों में बढ़ने क्यों जरूरी है, सेल डिवीज़न जरूरी क्यों है। मैं कहता हूँ कभी देखिए अपने आपका, या कभी मान लीजिए यहाँ कट गया, उंगली कट गया, वहाँ से ब्लडिंग आता है, तो फिर ब्लड रुक जाता है क्या। हाँ सर रुक जाता है। क्यों रुकता है, वहाँ पर सेल डिवीज़न होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन, वहाँ पर प्लेटलेट्स बनता है और उसको पूरा कोटिंग करता है, वहाँ पर पूरा थक्का बनाता है ब्लड का, और ब्लड आना बंद होते हैं। अचानक कैसे, ये सब सेल डिवीज़न हो रहा है। हमारे शरीर को खून ज़्यादा ना निकल जाए इसके लिए सेल डिवीज़न हो रहा है। तो क्यों, जीवों को बढ़ने के लिए, मृत सेल है उसको, मृत सेल और जितने घायल सेल हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए ये सब काम हो रहा है। चलो उसके आगे क्या, उसके आगे रिप्रोडक्शन के लिए अति आवश्यक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चे जी कि आज हम लोग का जन्म जो हुआ है, तो हम लोग पहले एक सेल्स थे जिसका नाम था गैमेट। सिर्फ हम गैमेट्स थे। हमारे शरीर जो बना है एक कोशिका से बना है जिसका नाम था गैमेट्स। और गैमेट्स से क्या बना, जाइगोट, यानी पूरा जाइगोट सेल से हमारा पूरा शरीर बना है। तो जाइगोट कैसे बना है, गैमेट से बना है, माँ के गैमेट्स और पापा गैमेट से मिलकर बना है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट से बने हैं।
और गैमेट्स बनने के लिए बच्चे सेल डिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, नहीं तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा, गैमेट्स का निर्माण नहीं होगा। चलो, ऐसे फिर से दिखाएगा कि एक सेल है, दो सेल बन गया, एक सेल से दो सेल बना। इस प्रोसेस को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। ठीक है, अब ये सेल से ये दो सेल बने हैं, एक सेल से ये दो सेल बने हैं। मैं आपको पीडीएफ वाला डायग्राम दिखा चलूँगा जो आपको जो समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ बच्चे को ज़्यादा इसमें कलर किया गया तो आपको ना समझ में आता हो, लेकिन आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं लो। देखिए ये वाला, ये देखिए, ये एक सेल था, दो बना इससे, फिर इनसे दो, फिर इनसे दो, कितने सेल बन रहे हैं? तो जो सेल से बना ये सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल, इसको बोलते हैं जनक कोशिका। और जनक कोशिका के डिवीजन से जो बन गया सेल, इसको बोला जाता है डॉटर सेल्स। क्या बोला जाता है बच्चे जी? डॉटर सेल बोला जाता है इसको। तो ये पेरेंट सेल हो गया, ये डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब सर इसको सन क्यों नहीं बोलते, बेटा क्यों नहीं बोलते, इसको बेटी क्यों बोलते हैं? बच्चा जी यहाँ डॉटर मतलब बेटी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी आगे चल के दो बना देगा। अब तुम्हें बताओ, ये मेल होता तो क्या दो बच्चे जन्म देता? नहीं, जन्म कौन करती है? माँ करती है। इसीलिए से बच्चा जी डॉटर सेल ही बोला जाता है। ये भी दो आगे कर देगा, फिर ये भी दो आगे करेंगे। जब जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे, अपनी सेल बनाएंगे ये। चलो, अब देखो, फिर से एक सेल हमने लिया, उसमें धागे की संरचना हमने डाला है, तो अब बिल्कुल कहोगे सर वो डीएनए है सर। अब देखो, ये धागा बिखरा हुआ पड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे सर। बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो। अब ये डीएनए बच्चा जी, इसको अगर मैं इस वायर को मैं अगर ऐसे कर दूँ, इसको अच्छे से मोड़ मार दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्रोमोजोम कहलाएगा, गुणसूत्र कहलाएगा। यही धागा मैं आपको कैसे पढ़ाया था, पर थोड़ा मैं अपना ये ले रहा हूँ। चलो, ये मान लो वायर है, देखो अभी बिखरा पड़ा है। अगर ऐसे डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बिखरा पड़ा है, ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा है लवारिस की तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब यही डीएनए जब होता है सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन समय क्या करता है? एक विशिष्ट आकार लेना शुरू कर देता है, एक विशिष्ट आकार शुरू कर देता है लेना, ऐसा कुछ रूप ले लेता है। देख रहे हो, ये क्वालिटी पूरा क्वाइल्ड होता है, एक अच्छा रूप लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम, CHROMOSOMES। अक्षर दिख रहा है बच्चा जी को? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जिसे हम क्रोमोजोम या क्रोमोसोम लिखाते हैं, इसको गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है सर? इसको हम बचपन से जानते हैं। बचपन से मतलब सर पहली दूसरी क्लास में आपने बताया था, अच्छे वाला। ठीक है सर। अब देखिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान बच्चे जी डीएनए कुंडलित होने लगता है। डीएनए क्या करता है? जैसे क्वाइल्ड, वैसे डीएनए जो होगा बच्चे क्वाइल्ड ऐसा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिससे हम क्रोमोजोम में बदल जाता है। क्लियर है बच्चा जी को पॉइंट? हाँ सर। कोशिका विभाजन में दो तरह से होता है। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर जी? बताइए जल्दी से। चलो, एक होगा बच्चा जी, एक होगा समसूत्री विभाजन और दूसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन। सर आपने माइटोसिस और मियोसिस क्यों लिख रहा है? बच्चा जी इसको इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के फंस जाओगे। और मेरे प्यारे वालों को तो बिल्कुल आता ही आता है। एक होगा मियोसिस और एक होगा माइटोसिस। माइटोसिस कैसे याद रखो? मैं थोड़ा इसका ट्रिक ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। बच्चे देखो, दोनों में ओसिस सर, यहाँ माइटो है या मियोसिस है, इसका थोड़ा हिंदी याद करना मुश्किल होता है। तो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, यहाँ पर क्या है, मान लो माई है, माइटोसिस माई है। अब माई मतलब अपन माई भोजपुरी में लगे से माई है नहीं। तो माई क्या करती है? मान लो माँ जो होती है कैसा प्यार करती है बच्चों से? माई है, माई को ऐसा प्यार करी है बच्चे से, हम लोग से, जिस तुम दो भाई बहनों कैसे प्यार करती हैं? समान प्यार करती है। तो समसूत्री विभाजन ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ क्या? मियोसिस मतलब एक याद रहा तो हो जाएगा। तुम अपने से कोई ट्रिक ढूंढ लेना जिससे तुम फंसो ना कि माइटोसिस जब पूछो तो कहना समसूत्री विभाजन, अब मियोसिस कहूँ तो अर्धसूत्री विभाजन। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे? थोड़ा मैं ऐसे सोच रहा हूँ आपके लिए एक आसान तरीका कि माई से याद रखना, माई जन्म से भोजपुरी माई कहने सन, और माई मतलब जो बराबर प्यार करती है, समान प्यार करती है, समान प्यार करने वाली। माइटोसिस वो हो गई समसूत्री विभाजन, समान विभाजन करती है। चलो, और ये अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस को बच्चा जी इक्विट्रेशनल बोला जाता है।
इक्विटेशनल क्या होता है बच्चे, क्योंकि इसमें होता है समान गुणसूत्र का विभाजन। इसमें क्रोमोसोम जो होता है समान बढ़ते हैं, समान रूप से विभाजन होता है, और इसमें इसको रिडक्शनल बोलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड कट गया है तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो लिखा गया है, यहाँ पर हाइफन का चिन्ह दिया गया है और NOL यहाँ दिया है, रिडक्शनल। इसको इक्विटेशनल और इसको रिडक्शनल। रिडक्शनल क्यों कि इसमें ये हाफ हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर याद कर सकते हो, इस यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी हाफ मतलब आधा हो जाता है, और इसमें समान रहता है, समान संख्या में रहता है। यहाँ आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये मान लो पेरेंट सेल है, इसके पास कितने सेल्स हैं बच्चे, मैं आपको PDF दिखाऊंगा। इस PDF को आप कहाँ बना लीजिएगा, इसके नीचे बना लेना पूरा समझने के बाद में, कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। जैसे यहाँ पर पहले समझ लो, जब बोलेंगे तो डायग्राम बना लेना। देखो यहाँ लिखा हूँ माइटोसिस, माई मतलब समान, 46 मान लो एक सेल था, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे। ये क्या है, PC लिखा हूँ पेरेंट सेल्स यानी जनक कोशिका है, और ये क्या है, डॉटर सेल है। तो डॉटर सेल में बच्चे जब इसमें माँ के पास भी 46 गुणसूत्र है, तो बेटे जो उसके डॉटर सेल है उनके पास भी 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन मियोसिस जब होती है तो मान लो माँ के पास 46 गुणसूत्र है, तो जो उनके बच्चे हैं उनके पास 23 आएगा। सर आप 1 से 4 क्यों हो गया, क्योंकि बच्चा जी मियोसिस 2 फेज में होता है। पहले देखो 2 फेज में क्या होगा, पहले यहाँ पर 46 थे, 1 था, अब 1 से पहले 2 होगा, फिर इन 2 से, अब इससे देखो, इससे 2 गो और इससे भी 2 गो, यानी मियोसिस याद रखना हमेशा 2 फेज में होती है। और यहाँ देखो 1 फेज होता है सिर्फ, बस 2 बन गया। मियोसिस मान लो कि मियोसिस में 1 सेल है तो कितने सेल बनेंगे, 4 गो सेल। अब माइटोसिस में 1 से 2 बनेगा। अब तुम बताओ, और 2 सेल है, 2 सेल है तो मियोसिस में कितने सेल बनेंगे, तो उसका 2 फेज डिवीजन होगा। तो पहले 2 से बनेगा 4, फिर 4 से 8, ऐसे हो जाएगा। चलो क्लियर है। यहाँ 23 आ रहा है क्योंकि इसमें आधा हो जा रहा है क्रोमोसोम, और इसमें पूरा आता है। तो वही बात यहाँ समझाया गया। देखो 1 2 3 4, तो माँ के पास भी डॉटर सेल के भी 4 चला है। और यहाँ देखो पेरेंट सेल एक था, सर 4 क्यों बन गया, मैं अभी बताया आपको कि ये 2 फेज में होता है, 2 चरण में होती है। मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है, तो पहले 1 से 2 बना होगा, 2 से फिर 2, फिर उनका 2, फिर उनका 2, 4 ऐसे हुआ होगा। 1 से पहले 2 बना होगा, ठीक। अब इनके 2 4 बन गए होंगे। हाँ सर, चलिए इसको लिख लें आप यहाँ तक। कहाँ तक लिखने, आपको यहाँ तक लिख लेना है। जो बात समझा दिया गया वही इसमें लिखा गया है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लिखने के बाद ये भी आप जरूर बना देना डायग्राम, ताकि आपको हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर रहे। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिख जाए। क्लियर बाबूजी? हाँ सर। चलो बेटा जी लिखा हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। माइटोसिस, माई मतलब माई रे माई समान प्यार करेगी। चलो ठीक है। कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि ग्रोथ के लिए विभाजन करती हैं। ज़्यादातर जितना, अगर किसी को माइटोसिस करना होगा तो क्यों करेगी, उसके सेल्स को जब डेवलपमेंट करना होगा, वृद्धि करना होगा, तो उसके लिए डिवाइड करती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे पेरेंट सेल यानी जनक कोशिका कहा जाता है, वो विभाजित होकर 2 डॉटर सेल बनाती है। बिल्कुल आपने देखा भी था सर। हाँ सर। हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन? हाँ सर। आगे बढ़। अब देखें, चलिए थोड़े मैं और बड़ा कर सकता हूँ बच्चे, ऐसे क्लियर है, इतना बड़ा बिल्कुल लिख पाओगे आप। चलो, डॉटर सेल जो बच्चा जी होगी उसके पास क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी। जितने माँ के पास क्रोमोसोम होगा उतने डॉटर सेल के पास होगा। कहाँ पर? माइटोसिस में। माई समान। जैसे याद करो, मैं एक आपके लॉजिक बना रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को कुछ रटना ना पड़े, ये मेरी कोशिश है आपको समझा देने की। यहाँ पर हुआ सेल डिवीजन, देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 गुण हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समान होगा। एक इसमें से सब में 4 आया, देखो 4 इनके पास भी 4 हो गया। ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन नाम में करें सर है अर्धसूत्री, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे याद रखोगे? तो माई मतलब सम, माई समान प्यार, और मियोसिस मतलब आधा। चलो यहाँ लिखा भी गया, मैं थोड़ा देखना ही था। चलो अब इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या पूरा ही पढ़ेंगे। चलो ये होता है, उसमें क्या पढ़ा अपने पढ़ा मियोसिस के, माइटोसिस क्यों हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था सेल को वृद्धि करने के लिए। अधिकांश सेल जब वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर होता है समसूत्री विभाजन। लेकिन ये क्यों होता है, माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जरूरत पड़ता है कि जब कुछ जनन अंग
जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जनन होता है, उसमें जो टिश्यू की विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स जो होता है विभाजित होकर गैमेट्स बनाती है। याद रखना सबसे मेन पॉइंट है, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए भाई अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के गैमेट्स बन ही नहीं सकता है। और क्या होगा, और गैमेट से क्या होता है, गैमेट से निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सर कैसे बुझाएगा फर्टिलाइजेशन? अरे क्लास 10 पढ़ना है, चिंता मत करो, वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 2 गैमेट मिलेंगे तो होगा निषेचन, और उसके बाद क्या बनता है बच्चा जी, एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। चलो, वे अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, यहाँ पर माइटोसिस, मियोसिस होना चाहिए, गलती लिखा गया है, थोड़ा सुधार देता हूँ। मियोसिस थोड़ा वर्ड गलत हो गया बच्चा। चलो, दीदी हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो दीदी को माफ़ी करो। ये रहा मियोसिस। मियोसिस जो होता है बच्चा जी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभाजित होता है। मियोसिस जो होता है अर्धसूत्री में कदर नामक प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है, जिसमें 2 लगातार विभाजन होते हैं। इसमें 2 बार होता है डिवीजन। ऐसे होगा, जैसे कैसे, थोड़ा मैं एक रफ पेज नहीं लिया हूँ, दिक्कत हो रहा है। चलो यहाँ ले लेता हूँ, एक सेल है तो पहले इसका फेज़ 1 एक बार हुआ, फिर इनका फेज़ 2 होगा, ये फिर ये आधा, एक है तो आधा हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गए इधर, और ये यानी ये यहाँ से यहाँ तक 4 बना ना, 1 से 4 बना, ये एक ही फेज कहलाएगा, लेकिन 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, लेकिन ये एक ही चरण कहलाएगा। 1 से 4 बन गया, समझ लेना कि अर्धसूत्री हो गया है। और अर्धसूत्री कितने फेज में होता है? 2 फेज में होता है। क्या बच्चे आपको बात याद रहेगा? हाँ सर, क्लास 12 में आपको मज़ा ना आ गया तो कहिएगा। मैं आपकी 12वीं कक्षा तैयार कर रहा हूँ यहीं पर बच्चा जी, और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये PW फिजिक्स वाला आपको करा रहा है, हम लोग जो कंटेंट जहाँ से पढ़ते हैं बच्चा जी, ठीक है सर। और यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, इतना सजा धज के लेक्चर्स नहीं आने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चा जी वीडियो को जरूर शेयर करना, और अपने जितने आपके दोस्त हैं अच्छे हैं, पढ़े हैं, तो उनको चैलेंज कर सकते हो, पढ़ के उनको दिखा देना, उनको जरूर पसंद आएगा। चलो, नई कोशिका बच्चा जी में क्या होता है? मृत कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी हो जाती है, ठीक है। तो जो इसमें होता है मियोसिस में बच्चे क्या होता है कि जितने न्यू सेल्स में मरे कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या केवल आधा होती है, ठीक है। ये जनक सेल है, इनमें क्या हो गया? आधा हो जाएगा। देखो इनके पास मान लो 2 4 6, तो इसमें आधा आया, इसमें आधा आया, लेकिन फिर तो इसमें भी आएगा ना, तो आधा हो गया। मान लो इसके बाद 36 को, तो इसके बाद 33 को, ऐसे होता है इसमें। अब मैंने कहा कि सर गैमेट्स बनने के लिए सब काम होते हैं। चलो हो गया बच्चा जी का। हाँ सर, इधर मत लिख लेना, उधर दूसरा पेज क्या है वो, उधर का मत लिख देना कुछ भी। चलो, गैमेट्स क्या होते हैं? युग्मक क्या होते हैं? युग्मक होता है बच्चा जी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। गैमेट्स, सर गैमेट्स क्या गैमेट्स कहते हो? सर मैं बोला कि गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं। गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चा जी? तो गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इसको पढ़ाया जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष के पास गैमेट्स होता है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल, ये साइन रहा। और जो माँ के पास गैमेट होती है, महिलाओं के पास जो गैमेट, जिसका हम लोग एक सेल या ओवम बोलते हैं, या अंड कोशिका या अंडाणु बोलते हैं, और इसको शुक्राणु बोलते हैं। क्लियर है? और मेल स्पर्म सेल को बच्चा जी नर युग्मक बोलते हैं, और मादा सेल्स को बच्चा जी फीमेल गैमेट बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं हो रहा है, होने भी नहीं देंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए बच्चा जी। यहाँ पर मैंने कहा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, अभी अपने पर क्या है, क्या होता है? ऊतकों की मरम्मत होती है, बीज का अंकुरन होता है, तने का विकास होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। चलो जल्दी करो। चलो, जिन बच्चे ने डी सोचा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अभी अपने पर क्या है? चलो, मियोसिस में क्या होती है बच्चा जी? इन मियोसिस। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन लिख देना चाहिए मुझे। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है? ना, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। बाप रे, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, बिल्कुल सही। जितना माँ के पास उतने बेटी के पास। हाँ सर। चलो बच्चे जी, आपका समय बचाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें कर दिया गया है, ताकि मेरे प्यारे बालक जी का समय बच जाए, और समय इज मनी। लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर इसको प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। खुद से करना बालक जी, खुद से।
चलो फैन बंद कर दिया हूँ, आपको आवाज़ थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। क्या करें बच्चे, थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम है, परेशान हो गए हैं। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा है अंगक, थोड़ा मैं हाइड करके चल रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे को याद है। चलो इसको तो मैंने देख लिया था भाई कि ऑप्शन डी था इसका, लाइसोसोम। आप जानते भी हो कि जब जल को तोड़ने में क्वेश्चन कौन सा एंजाइम काम करती है, क्वेश्चन करा दिया था बहुत पहले। चलो 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 चलो, यहाँ देखें, ये देखो क्वेश्चन बचा जी। एटीपी का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, रिक्तिका है, रिक्तिका बोले तो वैक्यूल्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, रसधानी। एक और नाम इसका रसधानी, जिससे हम वैक्यूल्स बोल रहे थे इंग्लिश में। हाँ सर, जल्दी बताइए। चलो, जिन बच्चों का ऑप्शन नहीं था बिल्कुल सही है। चलो 5 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, 5 नंबर का आंसर कीजिए। चलो दिखाते हैं क्या है। ऑप्शन डी, यानी भाई निम्नलिखित में कौन झिल्ली रहित कोशिकांग है, किसमें झिल्ली नहीं होती हैं, तो राइबोसोम में, इसमें झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, 6 का आंसर कीजिए। किस प्रकार का प्लास्टिड स्टार्च का भंडारण करता है, किसमें स्टार्च का भंडारण होता है, कौन स्टार्च को स्टोरेज करता है भाई, जल्दी बताइए। स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण स्टोरेज कौन करता है, जल्दी से कीजिए। चलो ये देखो, जिन बच्चे ने डी सोचा धन्यवाद, थैंक यू। चलो 7 के आंसर कीजिए, 7 नंबर का कीजिए, जल्दी जल्दी, समय कम है बच्चा जी, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो, जिन बच्चे ने किया होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप वैक्यूल्स होगा इसका आंसर, राजधानी होगी इसका आंसर। चलो ये देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कि रिक्तिका झिल्ली आमतौर पर एकल झिल्ली और आमतौर पर ये टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन बाकी कहाँ है, 1 मिनट बच्चा जी। तो सॉरी बालक जी, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दीदी से मेरा एरर हो चुका है, मेरे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें यहाँ आर लिखा है, आर करेक्ट, कौन सा सही है। द वैक्यूलर मेम्ब्रेन टाइपिकली और सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये ऑप्शन बी, इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में द वैक्यूल्स आर लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, डिस्टिनिक एंड पिगमेंट, जिसमें और कुछ पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल बात सही है। एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लीवर सेल्स और वेंट्रिब्रेट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग, जो ख्याल रखती है, जो कैरी करती है रिएक्शंस सच डीऑक्सीफिकेशन ऑफ डॉग्स, जितने मतलब, हाँ बिल्कुल सही, जितने कचराएं हैं, जितने मतलब जहरीली कुछ है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करता है बच्चे जी, बिल्कुल आपने पढ़ा था, बहुत पहले क्वेश्चन है ये, हो सकता है मैं इसको 5वें लेक्चर में पढ़ाया था या 6ठा में। ठीक है, चलो, और ऑप्शन डी है बोलो सब सही है, बिल्कुल सभी सारे कथन सही हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चे जी, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर लियो तो कुछ तुम्हारा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चला गया, आपकी संपत्ति नहीं नष्ट हो गए, आप गरीब नहीं हो गए। ठीक है सर, होती हैं, जब दीदी आपके लिए इतना काम कर रही, कोई इसी से भी हो जाता है मिस्टेक, हमसे भी होता है, आप भी करोगे आपसे भी हो जाता है। आप लोग क्या है, आपको देख के तो लिखना है, तुम लोग कितना आराम मिल रहा है, एकदम मस्ती में आते हो, सो उठ के चलो चल पढ़ा, सर जी ने मेहनत किया, पढ़ लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलो, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है भाई साहब जी, जल्दी कीजिए। डी भी यहाँ है, कौन सा कथन गलत है आपको चुनना है। सी देख लिया आपने, एक ऑप्शन और बच रहा है, इसको भी लिख लो, बताओ जल्दी करो। तो इसका आंसर जो बच्चा, जल्दी कर लो तुम, चलो, जिन बच्चों ने इसका आंसर सोचा होगा बी बिल्कुल सही है। चलो 10 नंबर, ये तो आपको ऑप्शन है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, ये हम लोग जानते हैं बच्चे जी, हम लोग का सेल जो होता है बच्चे जी सेलुलोज से नहीं बना होता है, और इसमें क्या है, जीवाणु है, कुमुद है, और आम का पेड़ है, और कैकट्स है। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, यहाँ क्या होगा बच्चे जी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, जिसमें क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो, आम का पेड़ भाई तो क्या प्लांट से, इसमें सेल वाल होता है, ये भी क्या प्लांट से, इसमें भी सेल वाल होता है। जंतु में बच्चे, हम लोग में सेल वाल नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, कैकट्स भी क्या है प्लांट से, तो प्लांट्स में भी तो सेल वाल तो होना अनिवार्य है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 ऑप्शन इस साइड में है, चलो जल्दी से लिख लो पहले। हाँ सर, और 2 ऑप्शन इस साइड में है, अब बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी करो। चलो ये रहा इसका आंसर, डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। चलो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है, जल्दी बताइएगा कि गुणसूत्र होते हैं बच्चे जी,
गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम आर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थोड़ा मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख दूँ। कभी कभी मेरे प्यारे बालक है थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। क्रोमोसोम आर हमने क्या बचा जी, क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम्स आर क्या है क्रोमोसोम। तो बच्चा जी क्या है, आरएनए में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। खेलने दो, ठीक है। और बी और सी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सही है गुणसूत्र। और कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देता है, बिल्कुल। देखो बाकी हमेशा ही क्या होता है, क्रोमेटिन के रूप में होता है, धागा बिखरा होता है ना, क्रोमेटिन के रूप में होता है। जैसे जन्म आने के बारी आती है, जैसे सेल डिवीजन होना लगता है, कोशिका विभाजन करती है जन गैमेट्स बनाने के लिए, उस समय ये संघनित रूप ले जाते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। बी डी बिल्कुल सही है। चलो 13 नंबर देखिएगा, जल्दी करें, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। बच्चे थोड़ा लेट आते हैं इसके लिए माफ़ी कर देना, लेकिन उसके बाद सोचो आपको पूरा इंडियाज़ बेस्ट कंटेंट मिलता है। जल्दी से बी होगा आंसर, ठीक है। अब मैंने ये सब आपका होमवर्क था बच्चे जी, लेकिन समय बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे भी अपना सिलेबस थोड़ा लेट हो चुका है और उसमें मैं आपको होमवर्क दूँ फिर अगले मिलवाऊँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो सही वाक्य ढूंढिए, सही सेंटेंस ढूंढना है। ऑप्शन ए यहाँ दिखा और 3 ऑप्शन और दिखा रहा हूँ और 3 इधर है। बताओ इसमें चारों में से कौन सही लगा। पढ़ लिया आपने, ट्राई कर लिया आपने। हाँ सर, आंसर देखो ऑप्शन ए ही सही था, बाकी क्या थे कथन सारे वाक्य गलत थे, एक वाक्य सही था। चलो ये देखो, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, तो करा दिया गया था ना, एटीपी कहलाती है। ये सवाल है, पूछा भी गया था पेपर में आपसे, आपने पेपर भी करके आया था। चलो 16 नंबर देखिए बच्चा जी, 16 नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी। 17 नंबर बच्चा जी ABC। और 18 का तो बिल्कुल आप जानते हो भाई कि प्लास्टिक रंगहीन होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सबका। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है बच्चा जी, जब तुम इतना पढ़ लेते हो तो बस बोर्ड क्या, तुम कंपटीशन वाले की भी तैयारी कर रहे हो समझो कि। चलो कच्चा हरा फल पकने पर अपना रंग बदल देता है, किसके कारण भाई, तो डी, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, इसीलिए वो हरा से पीला दिखने लगता है फल। चलो 20 नंबर देखिए, तो 20 का बिल्कुल आपने जाना था कि रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल शब्द किसने गढ़ा था, सेल शब्द का नाम किसने दिया था, कोशिका शब्द गढ़ा है, गढ़ा मतलब दिया है, किसने दिया है भाई, सेल शब्द किसने दिया है, इसको आप दिया है भी समझ सकते हो। सेल शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। चलो 21 कीजिए, 21 कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलो क्या है 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन थोड़ा इधर हो गया क्या, कि साइटोप्लाज्म और थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलो जल्दी कीजिए इसको, कौन सा कथन गलत है 21 नंबर का। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, नहीं। साइटोप्लाज्म को भाई कौन सा कथन इनकरेक्ट है, लाइसोसोम को ये तो बिल्कुल कहते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा बच्चा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो ठीक है 22, निम्नलिखित में कौन सा पौधों राजधानी का कार्य नहीं करती है, कौन वैक्यूल्स की तरह कार्य नहीं करती हैं, तो 22 का आंसर सी दिया गया है, बिल्कुल सही है। हो गया बालक जी, चलो 22 23 देख लो, सबके आंसर सामने लिखे गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन के लिए बच्चा जी, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगा है, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक लगा है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर काम किया जाएगा, देखा जाएगा। चलो गुणसूत्र की संख्या अधिक कब हो जाती है भाई, और सूत्र विभाजन में। चलो हो गया चैप्टर, चलो अब फिनिश ही है। ये ऑस्मोसिस तो आपको बिल्कुल पढ़ाया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है। चलो क्वेश्चन, प्याज के छिलके की कोशिका के को दागने के लिए किसका प्रयोग होता है, रंगने के लिए, प्याज की छिलके की कोशिका को दागने के लिए थोड़ा वेट प्लीज़ बच्चा जी।
बच्चे यहाँ पर रंगने के लिए लिख दीजिएगा निम्नलिखित प्याज के छिलके की कोशिकाओं को रंगने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो मेथिल ब्लू। चलो सही है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में देखना चाहो तो बच्चे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पोल में क्वेश्चन कहा गया था आपसे, ये रहा सवाल, ये सवाल था। सॉरी, अब क्या ऑप्शन ए था, ये रहा। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्टेम सेल ऑफ एन ऑनियन पील। तो उसका आंसर क्या था? सैफरीन। ठीक है। प्याज के छिलके में कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए हम प्याज में के किस भाग को एक स्लाइड के तैयार करनी चाहिए? तो डी, मंसल्स, प्याज के एक पत्ते की पतली परत की तरह। ठीक है। ये बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हो गए आपके लिए। आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पेपर में, लेकिन आपकी जानकारी को यहाँ पर बता रहा है कि आपने पूरे उसके जितने एक्टिविटी दिया है एनसीईआरटी में उस पर सवाल है। कोशिकाएँ यदगार क्यों होती हैं? दागदार क्यों होती है? एक मिनट, थोड़ा इसमें मैं थोड़ा देख लूँ क्वेश्चन का क्या है ये। इसको थोड़ा रहने दो बच्चे, इसको मैं अगले लेक्चर में देख लूँगा, इसको छोड़ देता हूँ, इसको रहने दो आप। मानव गाल कोशिकाओं की अस्थायी माउंट तैयार करने के लिए समय नमूना कहाँ एकत्र किया गया था? तो ऑप्शन डी में टूथपिन से गाल की बाहरी पिन भाग पर। ये सब एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, इसको कर लो, ये कर लो। अब बारी है बच्चा जी आपके क्वेश्चन आंसर की किताब वाले का। चलो यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो, मानव की गाल कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन डी, अनियमित होता है। चलो अब ये सारे क्वेश्चन कर लो एक बार वन शॉट में एनसीईआरटी के, और एक बार एक लेक्चर लास्ट और आएगा तब काम हो जाएंगे। जल्दी से कर लो। इसको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे, चैप्टर पढ़ा दिए गए आपको, सिर्फ आपको नोट्स बना लेने हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के सवाल नहीं है, और ये बिल्कुल पीडब्ल्यू के लेक्चर नोट्स है, तो बिल्कुल आपको ये ही नोट्स लिखने हैं, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है आपको। ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक वर्ड मुझे आ गया, जैसे विदेशी वर्ड दिखा बच्चा जी, इसको आप बाहरी बोलते हो। क्या बोलते हैं? बाहरी। जैसे कहा था कि अवांछित बाहरी, यहाँ पर एक वर्ड तुम लगा देना अपने मन से, बाहरी अच्छा रहेगा। विदेशी से बाहरी वर्ड अच्छा लगता है, इसीलिए इंग्लिश अच्छा है, फॉरेन लिख दिया गया है। इसको फॉरेन पढ़ते हैं, फॉरेन। चलो हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का 3 नंबर, ये 4 नंबर सवाल था। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मंत्र करा दिया, एक बार तो फिर से करना ही करना है, ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं। ये जीवन में बहुत काम आएगा आगे चल के। आज क्या मेहनत आपको पिछले 2-4 साल बाद दिखेगा कि आपने बचपन में जो मेहनत कर लिया खेलने, बाकी लोग खेल कूद रहे हैं, उस समय आप पढ़ रहे हो बच्चे जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका इतना मेहनत, इतने नोट्स तगड़े, इतने हम लोग से नहीं हुआ था बच्चे, हम लोग किसी ने पढ़ाया ही नहीं, आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है बालक जी? ठीक है। इस साइड में ठीक है। चलो कुछ कट तो नहीं गया 11 नंबर सवाल में? 11 नंबर सवाल में कुछ छूट तो नहीं गया बच्चा जिल्लू का? देख लेते हैं। चलो ये रहा, ये 12 नंबर एकदम सुपर हिट सवाल है, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाता है। फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। क्लियर है बालक जी? चलो 14 नंबर का कर रहे हैं आप आंसर, थोड़ा इस स्लाइड में भी है। हाँ। अब लिखिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझ दे रहा हूँ, वैसे लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए बनाया गया तो फिर किसी और के लिए क्यों। 16 नंबर क्वेश्चन, अरे सारे इंटेक्स वाले क्वेश्चन है, जितने आपका अंदर क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, फिर अभ्यास वाला लिया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है।
एक बार अपना एनसीईआरटी देख लेना, कुछ छूट तो नहीं गया, मेरे ख्याल से नहीं छूटा है। चलो अब मैं आपको दूंगा थैंक यू। आपका चैप्टर 1 होता है फिनिश। एक बार हो सकता है इसे कुछ MCQ आ जाए, VVI MCQ प्रैक्टिस आ जाए मेरे तरफ से बिहार बोर्ड के लिए, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। चलो धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच। पढ़िए, अपने माता पिता का भी कहने मानते रहिएगा, और जो भी गर्जीवन को सपने हैं, जो माता पिता ने कोई सपने देखे हैं, उसको संवारने के लिए आप लोग कितने भी हद तक चले जाना, लेकिन अपने मेहनत से पीछे मत हटना। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।